सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12 में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 13 सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है, वो हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का जो मूल पाठ है वो हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम इसका आगे का जो भाग है, जिसके अंतर्गत अंश दे रखे हैं, यानी कि इस पूरे पाठ को 4 अंश में बांटा गया है। अंश के अंतर्गत पूरे पाठ को विस्तार से समझाया गया है, जहाँ से आपके क्वेश्चन के आंसर बनते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो अब ये सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, तो ये अंश नंबर 1। तो देखिए, अंश नंबर 1 में क्या दे रखा है कि जो हमने पढ़ा है, जो पाठ मूल पाठ था, उस मूल पाठ का जो पैराग्राफ है, तो इन पैराग्राफों को यहाँ पर समझाया गया है। तो हमारे शिशु काल से लेकर महत्व देने लगते थे, यहाँ तक का जो पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ को इस अंश में समझाया गया है। तो देखते हैं। आइए इस पाठ के पहले अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। इस अंश में मुख्य रूप से 3 बातें महत्वपूर्ण है। प्रसंग। तो प्रश्न क्या होता है? प्रसंग ये होता है कि जहाँ से ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, उसमें किसके बारे में बातचीत की गई है, वो बताया जाता है। प्रसंग। इस गद्यांश में लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान के स्नेह संबंध का वर्णन किया गया है। हमें जीवन में अनेक लोग मिलते हैं, उनमें से किसी का व्यक्तित्व, उसका जीवन संघर्ष, स्नेह संबंध हमें बहुत प्रभावित और आकर्षित करता है, और वे हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। उस संबंध की रंग रेखाएं बहुत समय बीतने के बाद भी यादों के रूप में स्पष्ट रहती हैं। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान का आत्मीय संबंध इसी श्रेणी का है। व्याख्या। अब उन पैराग्राफ की व्याख्या की गई है, यानी उन गद्यांश की व्याख्या यहाँ पर बताई गई है जो मूल पाठ में दे रखी है। हमारा समाज आर्थिक रूप से सही, उपयोगी और सफल व्यक्ति को जीवन का एकमात्र आदर्श मानकर चलता है, अर्थात वह विषय अच्छा है जो रोजगार दिलाए, जीवन को आर्थिक रूप से सफल बनाए। उसी में विद्यार्थी और माता पिता अपने कर्तव्य की सार्थकता समझते हैं। इस चलन में अनेक बार विद्यार्थी की प्रतिभा को अनदेखा कर दिया जाता है। महादेवी ने स्पष्ट लिखा है कि उस समय गणित जैसे विषय में मन लगाने की अपेक्षा कविता लिखने को कितना महत्वपूर्ण काम समझा जाता था। उन्होंने लिखा है, जो तुकबंदी जैसे कार्य में बुद्धि की गांठ गोटिल कर रहा है, वह तो पूरी शक्ति से दुर्बल होने की मूर्खता करता है। अतः उसके लिए न सहानुभूति का प्रश्न उठता है, न क्षमा का, किंतु उसके लिए महादेवी को सुभद्रा कुमारी से न सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है, अपितु आगे चलकर दोनों पथ के साथी भी बनते हैं और कविता के क्षेत्र में अपने युग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। रूप और गुण का शब्द चित्र रेखा चित्र विधा में शब्दों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के बाह्य रूप और उसके गुणों का वर्णन किया जाता है। यादें उस शब्द चित्र को जीवंतता प्रदान करती है। प्रस्तुत संस्मरणात्मक रेखा चित्र में भी इसी शैली का अनुसरण किया गया है। लेखिका ने सुभद्रा कुमारी को असाधारण निश्चय वाला व्यक्तित्व बताते हुए उनके बाह्य रूप और आंतरिक गुण का वर्णन करते हुए लिखा है, मझोले कद तथा उस समय की देह यष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर गीतों की कवित्रियों में कल्पना करते हैं। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटियाँ, बड़ी और भावस्नात आंखें, छोटी सुडौल नासिक, हंसी को जमा कर गड़े हुए से होठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का क्षण था, उसका पता तो तब मिलता था जब उसके और उसके निश्चित लक्ष्य के भीतर में कोई बाधा आ उपस्थित होती थी। रेखा चित्र क्या है? तो देखो, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र में कम से कम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति का एक शब्द चित्र बनाया जाता है, जिससे आंखों के सामने उस वस्तु, व्यक्ति का पूरा स्वरूप उपस्थित हो जाता है। इसमें शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत किया जाता है। ये अतीत से जुड़ा हो सकता है और वर्तमान से भी। लेखक द्वारा जिस पर रेखा चित्र लिखा जा रहा हो, उसकी बारीकी से जांच परख की जाती है। जिसके ऊपर भी रेखा चित्र लिखा जाता है, उसकी अच्छे से जानकारी ली जाती है। लेखक का व्यक्तित्व प्राय अनुपस्थित रहता है, जबकि संस्मरण में लेखक की अनिवार्य उपस्थिति रहती है, क्योंकि संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है। संस्मरण यानी यादों पर आधारित रहता है। टिप्पणी। पाठ को पढ़ते समय आपके मन में यह जरूर आया होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिखने को इतना महत्व क्यों देती है। दरअसल कविता लिखना एक रचनात्मक क्रम है
जो एक संवेदनशील प्राणी ही कर सकता है, जो संवेदनशील प्राणी होता है, जिसमें भावनाओं की संवेदनाएँ होती है, वो ही इस कविता को लिख सकता है। समाज की कोई समस्या, कोई ज़रूरी बात जो समाज द्वारा प्राय नज़रअंदाज कर दी जाती है, उसे एक रचनाकार की लेखनी से स्वर मिलता है। किसी रचना का सृजन कोई सामान्य बात नहीं है। सृजनात्मक क्षमता के बिना अनुभव को अभिव्यक्ति में बदलना मुश्किल काम है, जो बहुत अध्ययन और चिंतन की मांग करता है। इसीलिए कविता लिखना महत्वपूर्ण विशिष्ट काम है। अनेक रचनाएं अपने युग का चित्र प्रस्तुत करती है। लेखक ने शेषकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान वाक्यांश का प्रयोग किया है। यादों के माध्यम से अतीत और वर्तमान प्राय जुड़े होते हैं। अतीत के माध्यम से वर्तमान अधिक उपयोगी हो जाता है। पुरानी घटी घटनाएं विचार वर्तमान को नए संदर्भ प्रदान करते हैं और भविष्य के लिए नए मूल्य और आदर्श को गढ़ते हैं। इसीलिए लेखिका ने अतीत और वर्तमान को साथ साथ देखा है। कोई व्यक्ति किसी को व्यक्तिगत रुचि के आधार पर याद कर सकता है, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर याद करता है। किंतु रचनाकार की व्यक्तिगत रुचि प्राय उद्देश्यपरक होती है, इसीलिए वह दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। महादेवी वर्मा ने प्रभावशाली ढंग से सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन, व्यक्तित्व और संघर्ष का वर्णन किया है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है। अंधिकार सिकुड़ कर बैठी हुई वाक्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। चित्र विचित्र कॉपी और क्या तुम कविता लिखती हो, दिखाया अपनी कॉपी जैसे वाक्यांश में के माध्यम से भाषा को आत्मीय बनाने और आम बोलचाल के करीब लाने का काम किया गया है। सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे। ऐसे वाक्य प्रयोग मन के जटिल भाव को अभिव्यक्त करने में सफल हो रहे हैं। अब देखो, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न एक है, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी के संबंध को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो उनका जो संबंध है वो रागात्मक मित्र भाव का संबंध था। ये रागात्मक का मतलब होता है प्रेम भरा मित्र भाव। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, महादेवी कविता लिखने की बात क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती थी? क्योंकि उस समय कविता लिखने को गलत और गैर जरूरी बात मानी जाती थी। तो ये इसका आंसर है। आंसर नंबर 2, वे अपने बचपन की यहाँ से लेकर चमत्कारी ढंग से उपस्थित किया ना इस अंश को ना इस पैराग्राफ को यहाँ पर इस अंश में समझाया गया है। आइए इस अंश की महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं, जिससे सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व के अनेक गुणों का वर्णन है। अब देखो, व्यक्तित्व के क्या क्या गुण थे। प्रश्न बनता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व में क्या क्या गुण थे। पहला है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब होता है जो उन्होंने सोचा वो करेंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। अपने लक्ष्य पर निश्चित के साथ आगे बढ़ना और हंसते हंसते सब कुछ सहना उसके स्वभाव का प्रमुख गुण था। इसका उदाहरण उनकी बचपन की कहानी से मिलता है। कृष्ण को ढूंढने ग्वालों के साथ जंगल में गई बालिका सुभद्रा रात होने के बावजूद कृष्ण को ढूंढती रही। गोपी बनने की इच्छा लिए उन्होंने यह भी याद नहीं रहा कि घर लौटना है। लेखिका ने उसका वर्णन करते हुए लिखा है, उसके पैरों में कांटे चुभ गए, कटीली झाड़ियों में कपड़े उलझकर फट गए, प्यास से कण सूख गया और पसीने पर धूल की परत जम गई, पर वह धुन वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई। बाद में यह दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति निश्चित उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में स्थापित करती है, यानी वो स्वाधीनता आंदोलन में भी शामिल होती है। अगला है राष्ट्रीय भावना। अगला व्यक्तित्व का गुण क्या है? राष्ट्रीय भावना। सुभद्रा कुमारी ने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बजाय राष्ट्र की आकांक्षा और जरूरत को महत्व दिया और नववधु के रूप में पति की भांति स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। अनेक बार जेल भी गई। उन्होंने घर की सुरक्षित सीमा के बजाय अधिक मुश्किल और कठिन मार्ग अपनाया। अपने लक्ष्य पर विश्वास और दृढ़ निश्चय के कारण छोटे बच्चे के साथ जेल के अंदर होने पर भी उनका मन संयत और धैर्यवान बना रहा। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जिस बलिदान की मांग कर रहा था, सुभद्रा कुमारी उसके लिए सदैव तत्पर रही। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन न हारा, न ही उसे अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने कोई समझौता किया। सरल और सहज जीवन। सुभद्रा कुमारी के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई दुख और हीन भावना नहीं थी। उन्हें जो मिला वह उसमें संतुष्ट थी। वह जिन हाथों से कोमल और ओज भरे छंद लिखती थी, उन्हीं हाथों से गोबर के कंठे पाथती थी, आंगन लेपती थी। उनके छोटे से अध बने घर में पेड़, सब्जियां, गाय, बच्चे सब मौजूद थे, जिसे उन्होंने अपनी ममता के जादू से बांध रखा था।
अनेक अभाव और कष्ट में वह मुस्कुराती हुई पारिवारिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाती रही। जीवन के प्रति आस्थावान, जीवन के प्रति ममता भरा विश्वास ही उनके जीवन और रचनाओं का प्राण है, जिसे वे अपनी रचनाओं में और जीवन के बार बार पाने का प्रयास करती रही है। अपने मीठे कड़वे अनुभवों के माध्यम से दूसरों के जीवन में मधु घोलने का कार्य करती रही। टिप्पणी। इन विशेषताओं के साथ साथ कुछ और पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। तो इन विशेषताओं के साथ साथ कुछ और पक्ष इस प्रकार हैं। अभाव और कष्ट व्यक्ति को तोड़ देते हैं। अनेक बार व्यक्ति अपनी परिस्थिति से हार कर समझौता कर लेता है और समझौते के माध्यम से परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, किंतु विपरीत स्थिति में जो अपने लक्ष्य के लिए सर्वस्व त्याग की भावना से आगे बढ़ते हैं, वही लोगों के लिए उदाहरण बनता है। सुभद्रा कुमारी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने सुख और सुविधा का त्याग कर आंदोलन का रास्ता चुना। हीनता की भावना हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, हमें अनुदार और कटु बनाती है, हमारी रचनात्मकता को नष्ट कर देती है। इसके मूल में भी अभाव का ही भाव है, किंतु जो मिलता है उसे प्राप्त समझकर उसका सार्थक उपयोग करते हुए जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे सदैव सार्थक जीवन जीते हैं। सरल और प्रवाहमयी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। लकुटी, खटिया, तुलसी चौरा जैसे देशज शब्द अनाहुत, क्षणिक, रणकंकर, उदात, वत्सला जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो गर्ल्स, कॉलेज, जेल जीवन, ए और सी क्लास जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। तत्कालीन आम बोलचाल की भाषा की छाप सर्वत्र है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। लेखिका ने नारी के वीर भाव को उदात्त इसलिए माना है क्योंकि वह ममता सजल कल्याणी वीर भाव है। तो इसका आंसर आएगा कि वह ममता सजल कल्याणी वीर भाव है, क्योंकि देखो व्यक्तिगत या सामूहिक राग द्वेष से युक्त होता है, तो ये तो इसका आंसर है भी नहीं। अहंकार की तृप्ति मात्र ये भी नहीं है, और वह चंडी और अम्बा का रूप मान जाती है, ये भी नहीं है। इसका आंसर आएगा वह ममता सजल कल्याणी वीर भाव है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी घर और कारागार के बीच संतुलन स्थापित करने में कैसे सफल हुई? तो इसका आंसर है मानसिक धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ। तो वो मानसिक धैर्य बनाए रखा, उसने दृढ़ निश्चय उन्होंने रखा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी ने अपने घर की छोटी सी सीमा में क्या क्या संग्रहित किया था? तो देखो गोबर के कंठे भी उनके घर में थे, रंग बिरंगे फूल और तरकारियाँ भी थी, गाय और बछड़े भी थे, है ना, और उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी उनके घर में थे, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला अंश है, जब स्त्री का व्यक्तित्व यहाँ से लेकर ये आपके मूल पाठ में दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो पाठ खत्म होता है, यानी कि वो पैराग्राफ खत्म होता है, वहाँ तक इसको समझाया गया है इस अंश के अंतर्गत। इस अंश में मुख्य रूप से उनके व्यक्तित्व के 3 पक्ष उल्लेखनीय हैं। आइए समझते हैं। उदार चेतना वाली। तो लेखिका माधवी वर्मा ने बताया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी थी? उदार चेतना वाली। तो ये उनके व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्र चेतना से युक्त थी। उस समय जब स्त्री का व्यक्तित्व उसके पति से अलग नहीं माना जाता था, पति को केंद्र में रखकर ही उसका अस्तित्व परिभाषित किया जाता था, तब वह मनुष्य की आत्मा की स्वतंत्रता की बात करती थी। उन्होंने कहा है, मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, फिर चाहे वह स्त्री शरीर के अंदर निवास करती हो चाहे पुरुष शरीर के अंदर। अर्थात स्त्री पुरुष के बजाय उन्होंने मनुष्य और उसकी स्वतंत्रता को अपनी रचनाओं का केंद्रीय विषय बनाया है। बंधन को उन्होंने असंतोष और क्रांति का कारण माना है, फिर चाहे वे कितने अच्छे उद्देश्य से क्यों न तय किया गया हो। विचारों से भी क्या थी? वो आधुनिक थी। सुभद्रा कुमारी की कथनी और करनी में विशेष अंतर नहीं है। उनका विद्रोह महज सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी उनका पालन किया। पुत्री के विवाह के अवसर पर परिवार के विरुद्ध जाकर अपनी जाति से अलग वर्ग को स्वीकार किया। जाति प्रथा की संकीर्ण परंपरा को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मनुष्य को महत्व दिया। यहाँ तक कि कन्यादान की प्रथा का भी विरोध इस आधार पर किया कि मनुष्य के दान का अधिकारी कैसे हो सकता है। मैं कन्यादान नहीं करूँगी। क्या मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? उस समय इस तरह की विचित्र लगने वाली बात कोई नहीं करता था। स्त्रियों के लिए तो यह और भी मुश्किल काम था, किंतु मनुष्यता के पक्ष में सुभद्रा कुमारी ने न सिर्फ ऐसा कहती थी, अपितु उनका अपने जीवन में अनुसरण भी करती थी। यानी वो कहती ही नहीं थी, बल्कि उसका अपने जीवन में भी अनुसरण करती थी। स्वाधीनता के प्रति नवीन दृष्टि।
तो देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो स्वाधीनता के प्रति भी उनकी नवीन दृष्टि थी। उन्होंने खुली आंखों से देश की स्वतंत्रता के सपने देखे थे, उसके लिए संघर्ष किया था। उनके लिए देश की स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों की गुलामी से ही मुक्ति नहीं थी, अपितु देश के अंदर प्रचलित अनेक बुराइयों जैसे जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव, धार्मिक वैमनस्यता आदि इत्यादि से भी मुक्ति थी। तभी सही मायनों में व्यक्ति और देश स्वतंत्र कहा जा सकता है। गांधी जी के अस्थि विसर्जन के बाद संयोजित सभा में जब कई सौ हरिजन महिलाओं को शामिल होने के लिए मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस अन्याय के विरोध में अपने साथियों के विरुद्ध ही संघर्ष छेड़ दिया और स्वयं तब तक सभा में सम्मिलित हुई और स्वयं तब उस सभा में सम्मिलित हुई जब उन महिलाओं को उनका हक दिला सकी। लेखिका ने सुभद्रा कुमारी के बारे में ठीक ही लिखा है कि उनके व्यक्तित्व और रचना में द्वैत नहीं था, न ही उनकी रचना और जीवन में मनुष्यता, विश्वास, साहस, स्वतंत्रता आजीवन उनके मूल्य बने रहे। टिप्पणी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये अद्भुत विशेषताएं हमें आज भी महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। आइए उनके जीवन के पक्षों को और विस्तार से पढ़ते हैं। स्त्री पुरुष में शारीरिक अलगाव व्यक्ति द्वारा निर्धारित है, किंतु उनसे संबंधित नियम कानून समाज द्वारा बनाए जाते हैं। अतः उन नियमों कानूनी की समय समय पर जांच आवश्यक है। अगर कोई नियम स्त्री की स्वतंत्रता उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो तो उस पर बात होनी चाहिए, सवाल उठाया जाना चाहिए और उसे परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। मनुष्य के सारे हक पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी मिलने चाहिए। सुभद्रा कुमारी कहती है कि बंधन कितने अच्छे उद्देश्य से क्यों न लगाए गए हो, है बंधन ही, और जहाँ बंधन है वह असंतोष है तथा क्रांति है। किंतु यह समझना जरूरी है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक बार बंधन जरूरी भी होते हैं, किंतु वे तार्किक और मानवीय होने चाहिए। जो अमानवीय है, शोषण का यंत्र है, उनके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। सुभद्रा कुमारी का संघर्ष ऐसे ही अमानवीय नियमों से है। जो अमानवीय नियम है, मानव के विरुद्ध जो नियम बने हुए हैं, मानव को जो असुविधा उपलब्ध करवाते, ऐसे नियमों से हमें छोड़ना चाहिए। परंपरा का अर्थ है सौंपना। ये जरूरी बात जो एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को सौंपती है, किंतु अनेक बार कुछ पीढ़ियां परंपरा के नाम पर प्रचलित हो जाती है और समाज उनके अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। किंतु ऐसी रूढ़ियों को अधर्म समझना और उससे संघर्ष करना आवश्यक है। वर्ग की जाति देखना, ऊंच नीच का भेदभाव इत्यादि ऐसी ही सामाजिक कमजोरियां है। महादेवी वर्मा अनेक बार दो विपरीत बातों को आमने सामने रखकर संदर्भ को और रोचक बनाती है, जैसे पत्नी की अनुगामिनी, अर्धांगिनी आदि विशेषताओं को अस्वीकार कर अपने पति लक्ष्मण सिंह जी को अभिन्न मित्र के रूप में श्रेष्ठ स्थान दिया। इसी प्रकार गद्य में ले का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ता है, जैसे स्त्री के व्यक्तित्व को कसकर, चरचर इत्यादि। अगर अजगर की कुंडली के समान जैसे वाक्यांशों के माध्यम से भाषा को मुहावरेदार भी बनाती चलती है। इस पाठ में ऐसे अनेक प्रयोग मिलते हैं जो शुद्ध साहित्यिक भाषा होने के बावजूद कथ्य को रोचक, प्रभावपूर्ण और समझने योग्य बनाते हैं। रचना हो या जीवन, उबाल और क्षणिक उत्तेजना उसे सही दिशा नहीं दे सकते। इसीलिए जीवन में धैर्य और शांतिचित्त होना आवश्यक है। ये विशेषताएं हमारे जीवन के लिए भी श्रेष्ठकर और उपयोगी है। आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आपके समक्ष अनेक चुनौतियां आती होगी, उनका सामना करने के लिए श्रेष्ठ विचार होने चाहिए। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र हमें नई दिशा देता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन में पत्नी के कौन से स्वरूप को उभारा गया है? अनुगामिनी के रूप में, अर्धांगिनी के प्रचलित रूप में, मित्र सहयोगी के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में। तो इसका आएगा मित्र सहयोगी, मित्र के रूप में। मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, इस पंक्ति में क्या अभिप्राय है? मनुष्य परंपरा पालन से मुक्त है। स्त्री पुरुष अलग अलग सत्ताएं हैं। बंधन व्यक्ति का विकास रोकते हैं। परिवार और सामाजिक संस्थाएं बंधन। तो इसका आंसर आएगा ग, कि बंधन व्यक्ति का विकास रोकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ के अनुसार बंधन से मुक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है सामाजिक पारिवारिक मान्यताओं के से रूढ़ियों से मुक्त, अंग्रेजी शासन से मुक्त, तार्किक और मानवीय। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो इस पाठ के अनुसार जो बंधन है सामाजिक पारिवारिक मान्यता और रूढ़ियों से भी मुक्त होना चाहिए, अंग्रेजी शासन से मुक्त होना चाहिए, तार्किक और मानवीयता से मुक्त होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अंश नंबर 4,
7वीं और 5वीं कक्षा की, यहाँ से लेकर इसको छिन्न विजय माला सी, ये जो मूल पाठ में दे रखा है आपका पैराग्राफ, उसको समझाया गया है। इस अंश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। पहली बात यह दिखाई देती है कि सुभद्रा कुमारी और महादेव वर्मा के रिश्ते का आधार स्नेह और विश्वास है। सुभद्रा जिस अधिकार के साथ लेखिका का ख्याल रखती है उसमें स्नेह है, विश्वास है, अधिकार का भाव है और साथीपन है। उम्र में बहुत बड़ी न होने के बावजूद सुभद्रा को महादेवी के लिए कुछ न कुछ खाने का सामान, वस्त्र आदि ले जाना अपना दायित्व समझती है। लेखिका का ध्यान रखना उसकी आदत का हिस्सा बन गया था। मित्रता और बहिनापा की सीमाएं मिलकर एक हो गई है। बहिनापा यानी वो बहन के समान मानती थी उसको। दूसरी विशेषता यह प्रकट होती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान न गैर जरूरी बंधन स्वीकार करती थी, न ही अन्य किसी पर अपना निर्णय थोपती थी। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें काव्य सम्मेलनों में जाना पड़ता था, लेकिन जब महादेवी ने काव्य गोष्ठियों में सम्मिलित न होने का निर्णय लिया तो उन्होंने उनके उस निर्णय का हमेशा सम्मान किया। इस बारे में किसी को लेखिका पर दबाव बनाने भी नहीं दिया। यह भी गौरतलब है कि साहित्यकारों के प्रति सुभद्रा हमेशा सहिष्णु रही। जहाँ अवसर मिला उन लोगों की विशेषताओं को उदारता के साथ रेखांकित किया। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को छोटा प्रमाणित करने का कार्य उन्होंने कभी नहीं किया। साथ ही जब तक वे जीवित रही उनका जीवन समाज को समर्पित था और मृत्यु के बाद भी वह इसी का हिस्सा बनने रहने को तत्पर थी। उनकी इच्छा थी कि मैं मरने के बाद भी धरती से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मेरी समाधि पर रोज मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहे, स्त्रियाँ गाती रहे, शोरगुल होता रहे। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत भी जीवन का उल्लास और उत्सव चलता रहे। समाज उनकी सार्थकता की कसौटी है जिसे अपने विचार और कार्यों के द्वारा वह बार बार प्रमाणित करती है। टिप्पणी। इन विशेषताओं को देखकर आप समझ गए होंगे कि महादेवी वर्मा ने बड़ी बारीकी से सुभद्रा कुमारी के जीवन के छोटे छोटे पक्षों को यहाँ उद्घाटित किया है। उनके माध्यम से निम्नलिखित तथ्य भी उभर कर सामने आते हैं। हमें अपना निर्णय किसी पर थोपने के बजाय उसके निर्णय के कारण को समझना और सम्मान करना चाहिए और उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए। काव्य सम्मेलनों में न जाने के महादेवी के निर्णय का सुभद्रा न केवल सम्मान करती अपितु उसके इस निर्णय के साथ खड़ी भी रहती है। स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी काम जन सामान्य करता है। सुभद्रा कुमारी ने इसी तरह का उदार और गरिमामय जीवन जिया। व्यक्ति की सार्थकता अकेले में नहीं अपितु तो समाज में ही सिद्ध होती है। समाज में किए गए आपके काम, आपके योगदान को समाज की सराहता और उसका अनुकरण करता है। सुभद्रा मृत्यु के बाद भी जीवन का हिस्सा बने रहने में अपनी सार्थकता देखती है। शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में हम देखेंगे कि इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सरल साहित्यिक हिंदी भाषा है जिसमें बोलचाल में प्रचलित अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। महादेवी वर्मा का दौर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का है, इसीलिए उस दौर के अधिकतम साहित्यकारों ने तत्सम भाषा का बहुत रचनात्मक प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा ने भी तत्सम भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम प्रधान भाषा का अर्थ है ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हो। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए, जैसे कि शेषवाकालीन, स्मृति, वार्धक्य, अन्वेषिका, कृश, नासिका, संग्रहित, क्षणिक, व्यापिनी, विश्ववंद्य, विसर्जन, पुष्पाभरण, आलोकवशन, श्यामल, उज्ज्वल इत्यादि। तद्भव है बहीन, लिपना, तरकारी, भीजना इत्यादि। अंग्रेजी शब्द है डेस्क, कॉपी, क्लास, गर्ल्स, कॉलेज इत्यादि। अरबी और फारसी शब्द है जैसे कि फलक। प्रवाहमयता इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की एक अन्य विशेषता। प्रवाहमयता ने एक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आगे भी हम पढ़ते जाएं। प्रवाहमयता भाषा का वह गुण है जो किसी रचना को पठनीय देता है। किसी पाठ में ये गुण लोगों से जुड़ने वाले भाव और शब्दों के उपयुक्त चयन तथा उनके सटीक प्रयोग पर निर्भर होता है। इस पाठ में तत्सम तद्भव के साथ विदेशी भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी की कथा के साथ उनका इस प्रकार से प्रयोग किया है कि पाठ सहज रूप से संप्रेषणीय हो गया है। पाठक भाव और भाषा दोनों से सहज ही जुड़ जाता है। इस प्रकार इस प्रयोग वैशिष्ट्य के कारण प्रस्तुत रेखा चित्र की भाषा में प्रवाह आ गया है। चित्रात्मक भाषा का एक ऐसा गुण है
देखो, चित्रात्मकता भाषा का एक ऐसा गुण है जिसमें कही गई बात दृश्य रूप में पाठक के सामने उपस्थित हो जाती है और पाठक उस कथा या जीवन को अपने सामने घटते हुए महसूस करता है। इस पाठ में भी इस पाठ में भी ऐसे अनेक स्थल है, जैसे वह लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के झुंड के साथ किक्कर और बबूल से भरे जंगल में पहुंच गई, अरहर की दाल को तवे पर भूनकर बालिका को खिलाना इत्यादि। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी इस पाठ में है, हालांकि मात्रा की दृष्टि से इस अलंकार का प्रयोग सीमित है। उदाहरण के लिए अनधिकार सिकुड़ कर बैठी हुई तुकबंदियाँ शैली आत्मीय है, जो स्मृति बिंबों को उभारने में समर्थ है, साथ ही अत्यंत आत्मीय ढंग से हम तक पहुँचती है और हमसे जुड़ती है। अपने और सुभद्रा कुमारी के संबंध को जिस असीम स्नेह के साथ लेखिका ने व्यक्त किया है, वह हमें गहरी आत्मीयता का अनुभव कराता है। लेखिका ने सुभद्रा कुमारी को याद करने के क्रम में साहित्य कलाओं की प्रचलित प्रदीप्ति शैली का प्रयोग किया है। इसे अंग्रेजी में फ्लेक्स बैक टेक्निक भी कहा जाता है। पूरे पाठ में महादेव वर्मा स्वयं मौजूद रही है। इससे जहाँ पाठ की अधिक प्रामाणिकता बना है यहाँ जिससे पाठ अधिक प्रामाणिक बना है, वहीं रेखा चित्र और संस्मरण की सीमाएं आपस में घुल मिल गई है। अब देखो, तो ये पाठ के कुछ मुख्य पक्ष थे। अब ये महादेव वर्मा का योग्यता विस्तार, यानी कि महादेव वर्मा कौन है, उसने कौन 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 सी लेख लिखे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेव वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें साहित्य की दोनों विधाओं रेखा चित्र और संस्मरण के तत्व सम्मिलित हैं। इसमें सुभद्रा कुमारी के बाह्य आकार, चरित्र की खास खास बातों का चित्रण किया गया है। इन बातों का शब्द चित्रण स्मृति के आधार पर उकेरा गया है और इसमें संस्मरण लिखने वाली और जिस पर संस्मरण लिखा गया है, दोनों का व्यक्तित्व प्रकाशित हुआ है। संस्करण और रेखाचित्र साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, किंतु महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में दोनों को इस प्रकार पिरोया है कि दोनों अलग अलग विधा प्रतीत होती है। उन्होंने अपनी बात में स्वीकार भी किया है कि मेरे संस्मरणों में रेखा चित्र भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसका स्पष्ट कारण मेरा रेखांकन प्रेम ही कहा जाएगा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार जैसी कृतियों, यानी इस तरह की इनकी कृतियां हैं, में उनके प्रमुख संस्मरणात्मक रेखाचित्र संकलित है। महादेव वर्मा के रेखाचित्र यथार्थ जीवन की समझ प्रस्तुत करते हैं। उनके अधिकतर पात्र समाज में के ऐसे तबके से आते हैं जिनके लिए अशिक्षा और गरीबी के कारण जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना बड़ी चुनौती होती है, किंतु दैन्यता के साथ उनकी अदम्य जीविका संघर्ष और जीवन के प्रति उनका अनुराग उसे पाठकों के संवेदना का भागीदार बनाता है। महादेव वर्मा ने जितने मनोयोग से सामान्य जन पर लिखा है, उतने ही मनोयोग से पशु पक्षियों पर भी लिखा है, जो मेरा परिवार नामक पुस्तक में संग्रहित है। पथ के साथी संग्रह में उन साहित्यकारों का परिचय है जिनसे महादेव वर्मा की घनिष्ठता थी। इन संस्मरणों में संबंधित व्यक्तित्व से महादेवी के घनिष्ठ संबंधों की जानकारी तो मिलती है, साथ ही उनका राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में महत्व भी परिलक्षित होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान उनका ऐसा ही संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो उन दोनों के आत्मीय संबंधों के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन से संबंधित विचारों और संघर्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनका जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका विवाह खंडवा, मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। पति के साथ वे भी स्वाधीनता आंदोलन में से जुड़ी और अनेक बार जेल गई और यातनाएं सही। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इनकी जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नाम से लिखी है। उनकी कृतियाँ निम्नलिखित है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कृतियाँ है वो है, पहला है कविता संग्रह है मुकुल, जो 1930 में लिखी गई। त्रिधारा चुनी हुई कविता। कथा संग्रह है बिखरे मोती, जो कि 1932 में लिखी गई। उन्मादनी, जो 1934 में लिखी गई। और सीधे साधे चित्र, जो 1946 में लिखी गई। और ये है पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। तो इस तरह से आपका ये पाठ होता है कंप्लीट। तो उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।